हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग का पार्ट 2। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बस छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। हो सकता हो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी हों, लेकिन आप लोग शुरू से लेके एंड तक जब वीडियो को देखोगे तो उसके अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है ये वीडियो हमारा पार्ट 2 का थोड़ा लंबा बने, लेकिन आप लोग को पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जाकर के आप लोग पार्ट 1 फिनिश कर लो। वहां से आपका एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जब इस पार्ट 2 को कवर करोगे तो उसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हम लोग ने पार्ट 1 के अंदर डक्टिलिटी से एंड किया था। डक्टिलिटी के आगे था हमारा ब्रिटलनेस, लेकिन ब्रिटलनेस में जाने से पहले हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिलियंस की। तो हम लोग ने यूटीएम के अंदर, जब यूटीएम पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग ने एल्युमिनियम का सैंपल लिया था और उसमें हम लोग ने लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व को देखा था। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पी वर्सेस डेल्टा कर्व, इसी कर्व को हम लोग ने पार्ट 1 के अंदर में पढ़ा था। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व हमें मिला था और हम लोग ये भी जानते हैं कि एग्जैक्टली सेम कर्व मिलता है जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग ने लोड बढ़ाना स्टार्ट किया था पॉइंट ओ से, और पॉइंट ओ से बढ़ते बढ़ते हम लोग पॉइंट ए तक गए थे और पॉइंट ए को हम लोग ने बोला था प्रोपोर्शनल लिमिट। और ओ ए लाइन जो होती है हमारी, वो लीनियर लाइन रहती है, या बोलिए एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए से हम जैसे आगे बढ़े थे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी था हमारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट, और जो ए से बी का बीच का कर्व है उसको हम लोग ने नॉन लीनियर बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं था, ठीक। और मैंने आप लोग को बोला था कि इंटरव्यू में आपसे ए से बी के जो बीच का कर्व है वो बहुत बारीकी से देखा जाता है, तो आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन मत बना देना, ठीक है। ये एक नॉन लीनियर कर्व है, तो थोड़ा सा इसमें एक कर्वेचर आप लोग दे देना, ठीक। अब देखिए, पी वर्सेस डेल्टा कर्व में जो हमारा पॉइंट बी है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो वर्टिकल लाइन जब आपके डिफ्लेक्शन एक्सिस पे कट करेगी, ठीक है, तो आपको मिल रहा है पॉइंट सी। तो आपके पास एक एरिया मिल रहा है, इस पर्टिकुलर ओ बी सी के बीच का एक एरिया आपको इस लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के अंदर मिल रहा है। तो जो ये एरिया होता है वो बेसिकली एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है आपकी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग स्पेसिमेन को लोडिंग करते समय, लोडिंग करते करते हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद लोडिंग को हटा लेंगे, तो उस पॉइंट तक जो हमारे स्पेसिमेन के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग बोलेंगे रेजिलियंस, ठीक है। और इस रेजिलियंस को हम लोग लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो O से B और B से C के बीच का ट्रायंगल मिल रहा है वही हमको दे देगा रेजिलियंस। तो देखिए, जो ये एरिया निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ P इंटू डेल्टा। देखिए, A से B के बीच का कर्व भले नॉन लीनियर है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो जो ओ बी सी के बीच का कर्व हो जाएगा वो एक ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। और जब हम लोग इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो जो E है, सिग्मा ई का जो E है वो है आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ठीक है। और जो E कैपिटल वाला E है वो है आपका यंग मॉडुलस, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेजिलियंस रहता है वो हमेशा P वर्सेस डेल्टा कर्व में मिलेगा। और रेजिलियंस की प्रॉपर्टी आप लोग किस में देखते हो? आप लोग स्प्रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टी देखते हो कि आपने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया तो वो अपना शेप रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो जब तक वो रीगेन कर लेता है अपना शेप, तब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है, और उस टाइम तक जितनी भी एनर्जी स्प्रिंग स्टोर करके रखेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजिलियंस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की। तो देखिए, जो भी हम लोग ने P वर्सेस डेल्टा कर्व देखा है, एग्जैक्टली सेम कर्व मिलता है हम लोग को कब? जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में भी हम लोग सेम चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग पॉइंट O से लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे
और स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे अपने स्पेसिमेन के अंदर, और पॉइंट बी यानी जो हमारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और इस पॉइंट तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे पॉइंट बी तक, तो पॉइंट बी से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड रेड कलर की जो लाइन है वो जाके आपके पॉइंट सी पे टच करेगी, ठीक है। तो जो ओ बी सी के बीच का कर्व रहेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में, इस चीज को डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लो कि जो भी हमको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मिलेगा वो हमेशा आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में मिलता है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हमको मिलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में। और जब हम लोग यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में ओ बी सी का, तो हमको मिलता है रेजिलियंस यानी कि हाफ पी इंटू डेल्टा अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेजिलियंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और इसलिए जो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो हो जाता है सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। जबकि जो रेजिलियंस के केस में आपका वैल्यू या फॉर्मूला निकल के आ रहा था वो था सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए यहाँ फॉर्मूला निकल के आ रहा है सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2e। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस की। तो देखिए मैंने बताया था कुछ ऐसे डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनका यील्ड पॉइंट डिसाइड नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, ऑफसेट मेथड यूज करते थे। ऑफसेट मेथड जो 0.2% के अलोंग हमने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी थी पार्ट 1 के अंदर, वो लाइन बेसिकली थी आपकी ऑफसेट लाइन, और वो लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही थी वो पॉइंट था हमारा प्रूफ पॉइंट, ठीक है। तो देखिए प्रूफ पॉइंट पे आकर हम लोग जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग ने इलास्टिक लिमिट में ड्रॉ करा है, तो वहां जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में, तो हमको मिल जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। और वो क्या होगा, वो रहेगा आपका इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो प्रूफ रेजिलियंस है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके डक्टाइल मटेरियल के अंदर यील्ड पॉइंट डिसाइड नहीं होगा। तो उस यील्ड पॉइंट डिसाइड ना होने के कारण जो वहां पे रेजिलियंस मिलता है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ना मिलके मिलता है हमको प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। तो इस चीज को भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं टफनेस की। तो किसी कंपोनेंट को जब हम लोग लोडिंग करते करते उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंचा दें, तो उस फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस कंपोनेंट के अंदर जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे टफनेस, ठीक है। तो देखिए टफनेस क्या होता है, टफनेस इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। तो मैंने यही चीज आपको बताई है कि किसी स्पेसिमेन पे जब हम लोग फोर्स लगाते लगाते पहुंच जाते हैं उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी उस मटेरियल ने स्टोर करी है अपने अंदर उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे टफनेस। और ये जो टफनेस की वैल्यू है इसको हम लोग लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग ने रेजिलियंस को कैलकुलेट किया था लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व में। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि दो आपके पास मटेरियल अवेलेबल हैं, एक डक्टाइल मटेरियल और एक आपका ब्रिटल मटेरियल, हालांकि हम लोग ने अभी ब्रिटल प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया तो होगा ही। तो बताइए किस मटेरियल के अंदर आपकी टफनेस ज़्यादा रहेगी, डक्टाइल के अंदर या ब्रिटल के अंदर। तो आप लोग अगर लॉजिकली भी सोचोगे तो भी आप बता दोगे कि डक्टाइल मटेरियल की जो टफनेस है वो ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन विद ब्रिटलनेस। क्यों, क्या लॉजिक है, देखिए जो यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आपको मिल रहा है डक्टाइल मटेरियल के अंदर वो बेसिकली क्या होता है, जो डक्टाइल मटेरियल फेल करता है वो नेकिंग होते हुए फेल करता है, ठीक है। वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि हाँ भाई हम फेल होने जा रहे हैं। तो जो आपका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन था वो यहाँ पे 5% से ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन विद आपका ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल में इतना लंबा आपका कर्व जाएगा ही नहीं, और जब इतना लंबा आपका कर्व जाएगा नहीं तो इतनी एनर्जी जो स्टोर हो पा रही थी आपके डक्टाइल मटेरियल के अंदर वो स्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो टफर रहते हैं इन कंपैरिजन विद ब्रिटल मटेरियल। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस की। तो जैसे हम लोग ने रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को समझा था, एग्जैक्टली सेम वे में टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस होते हैं। क्या डिफरेंस रहेगा, अगर हम लोग लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व जो बना रहे हैं उसको रिप्लेस कर दें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में, तो जो हमारा टफनेस निकल के आ रहा था लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व में वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम में। और जो ये टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम है इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में
जब हमने कंपोनेंट को लोड करते करते उसके फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचा देना है, और उस पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी उस कंपोनेंट के अंदर, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस। और इस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हार्डनेस की। तो देखिए, हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल के अंदर जो उस मटेरियल के ऊपर किसी भी प्रकार का स्क्रैच, अब्रेशन या इंडेंटेशन को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी तो आप लोग बेसिकली समझ भी सकते हो। आप लोग एक एग्जांपल ले लो, एक आपके पास कोई मेटल का क्यूबिक पीस है, उस पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो जितनी आसानी से आप लोग उसमें नाम लिख लोगे तो समझ लेना उस मटेरियल की हार्डनेस बहुत कम थी और इसीलिए आप लोग ने अपना नाम लिख लिया। ठीक, अगर आप लोग उस मटेरियल के ऊपर अपना नाम नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब है उस मटेरियल की जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हार्डनेस से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो उसके टेस्ट से आता है। हार्डनेस के कौन कौन से टेस्ट हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हार्डनेस की जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंटरव्यू के लिए आपसे अगर पूछा जाए तो जैसे मैंने बताया वैसे आप बता देना, वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जो हार्डनेस के टेस्ट हैं उनसे ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इस चीज़ को फील करोगे। तो जो भी टेस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग पार्ट 3 में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलेबिलिटी और इलास्टिसिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय प्रेसिंग और फोर्जिंग थ्रू द कंप्रेशन प्रोसेस अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ऑफ नेग्लिजिबल सेक्शन। क्या मतलब हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने मेलेबिलिटी को आपने फील किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपने लैब की होगी वहां पे भी देखा होगा, या बोलिए आपने ब्लैक स्मिथ शॉप पे जो लोहार लोग होते हैं उनको देखा होगा। तो टॉप पे जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वो जॉब को फिक्स कर देते हैं एनविल पे। ठीक है, तो यहां देखिए मैंने जॉब को फिक्स किया है और ऊपर से हैमरिंग कर रहे हैं इस जॉब पे। तो अगर इस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी रहेगी तो ये जो लेंथ है पर्टिकुलर इस जॉब की, जब हम हैमरिंग करेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। यही चीज लिखा हुआ है कि जब हम लोग प्रेसिंग करते हैं या फोर्जिंग करते हैं थ्रू द कंप्रेशन प्रोसेस, उससे क्या होगा, जो मेटल होता है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करने लग जाता है। ठीक है, और जनरली जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है वो आपको डक्टाइल मटेरियल के अंदर देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी की जो रेंज है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डक्टाइल मटेरियल कौन होते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या 5% से ज़्यादा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन रहता है। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लो एज इट इज। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी की वो डक्टाइल मटेरियल मोस्टली शो करेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेलेबिलिटी के दौरान हम लोग कौन से टाइप का स्ट्रेस डेवलप कर रहे होते हैं स्पेसिमेन के अंदर। तो आप लोग देखिए, आप खुद ही बता दोगे कि इस स्पेसिमेन के अंदर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, उस पर एक कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो चलिए अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो देखिए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच ओरिजिनल डायमेंशन विल बी रिकवर्ड आफ्टर लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो ऑलरेडी हम लोग ने ये सारी चीज़ें माइल्ड स्टील का जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सीखा था, या बोलिए जब हम लोग ने एल्युमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी हुई थी कि जैसे ही मटेरियल को हम लोग लोड करते करते इलास्टिक पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में जो डायग्राम बनाया है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, उसको अच्छे से देखिए। तो O से A हम लोग जा रहे हैं और मैंने एक एरो दिखाया है वायलेट कलर के स्केच से। ठीक है, तो O से A के जब हम लोग अलोंग जा रहे हैं तो वो है हमारा लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम क्या रहता है? जब हम लोग लोड लगा रहे होते हैं स्पेसिमेन पे। फिर जैसे ही हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट यानी पॉइंट ए पे हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट से जो लोडिंग है उसको हटा देंगे। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था कि जब हम लोग लोडिंग करते हुए इलास्टिक पॉइंट तक पहुंचेंगे और उसके बाद जैसे ही हम लोड हटाएंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑलमोस्ट 99.99% अपना शेप रीगेन कर ले जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए पॉइंट ए पे हम पहुंच गए हैं, अब हम लोग अनलोड करते हैं यानी कि मटेरियल से लोड को हटा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग मटेरियल से लोड हटाते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करते हुए ए से, जो मैंने ग्रीन कलर का एरो बनाया है उसको आप लोग देखो, ए से होते हुए ओ पे एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल के अंदर यही प्रॉपर्टीज रहती है कि लोडिंग और अनलोडिंग कर्व जो रहते हैं वो सेम रहते हैं।
लेकिन क्या हमेशा ये ऐसे सेम ही रहेंगे सब मटेरियल के अंदर? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी मटेरियल रहते हैं जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल रबर का डायग्राम आप लोग राइट हैंड साइड में देखो, मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें लोडिंग कर्व जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो वायलेट कलर की लाइन है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम लोग मटेरियल से लोड को हटा रहे हैं, तो अनलोडिंग होते हुए वो ग्रीन कलर के कर्व को फॉलो करते हुए फिर से पॉइंट ओ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम नहीं है। हालांकि दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग सेम पाथ पे फॉलो नहीं हो रही है। तो क्योंकि डिफरेंट पाथ पे फॉलो हो रही है, तो इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एरिया हमें मिल रहा है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्यों बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस? क्योंकि ये जो एरिया लोडिंग और अनलोडिंग कर्व के बीच का प्रेजेंट है, इसके कारण क्या होगा, हीटिंग लॉस हो जाता है आपके रबर मटेरियल के अंदर। तो जो ये हीटिंग लॉस होता है मटेरियल के अंदर, इसको ही हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। इस चीज़ को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा कि रबर के अंदर जब हम लोग इलास्टिक लिमिट पे पहुंचकर वापस छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्टेरिसिस लॉस हो जाएगा, जिसके कारण जो रबर होती है वो थोड़ी थोड़ी हीटअप हो जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि जो भी हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इलास्टिक लिमिट तक लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात की जाए मोस्ट ऑफ द मटेरियल की, तो वो लोग प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर रहते हैं और प्रोपोर्शनल लिमिट से लेकर इलास्टिक लिमिट के बीच में उनके अंदर नॉन लीनियरिटी देखी जाती है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल पूछी जा रही हैं गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसरो में। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कि किसी कंपोनेंट को जब हम लोग लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और लोडिंग करते करते इलास्टिक लिमिट पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे, तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद हमारे मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखना चालू हो जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो हमारा एक्शन में आ जाता है। अब जैसे ही पॉइंट ए से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचेंगे, या फ्रैक्चर पॉइंट और इस इलास्टिक लिमिट पॉइंट के किसी भी एक बीच के पॉइंट में पहुंचेंगे, और उस टाइम पे हम मटेरियल को अनलोड करेंगे। तो बताइए क्या चेंजेस आने वाले हैं उस मटेरियल के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल जो है हमारा वो अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से रीगेन कर पाएगा? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, तो वो कभी भी अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें दिखेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने लोडिंग करना स्टार्ट किया पॉइंट ओ से। लोडिंग करते करते हम लोग पॉइंट ए जो हमारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट था उसको क्रॉस करते करते हम लोग पहुंच रहे हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे जैसे ही हम लोग लोड को हटा लेंगे, यानी अनलोडिंग करेंगे, तो पॉइंट बी को एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए था BAO का पाथ, लेकिन अनलोडिंग के टाइम पे वो ऐसा फॉलो नहीं करेगा। वो क्यों ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया है। तो प्लास्टिक स्ट्रेन आ जाने के कारण वो पाथ को फॉलो करेगा BP, जो BP पाथ है उसको फॉलो करता है। आप देखिए, मैंने ग्रीन कलर के डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। BP पाथ से फॉलो करते हुए मटेरियल के अंदर परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमें दिखने लग जाता है। तो जो OP है, आप लोग स्ट्रेन एक्सिस पे देखो, जो OP लाइन है वो बता रहा है कि उस मटेरियल के अंदर कितना प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप हो चुका है, और जो आपका PQ लाइन है, PQ लाइन आपको वो बता रहा है कि इतना आपने मटेरियल के अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या बोलिए मटेरियल ने अपना इतना शेप रीगेन किया है, ठीक है। जो PQ है वो बता रहा है कि मटेरियल ने कितना अपना शेप रीगेन कर लिया है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो BPQ एरिया है उसकी अगर आप लोग ट्रायंगल से एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगी हाइपर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में रहती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सिमिलरली आप लोग OABP इसका जब कर्व का एरिया निकालोगे तो आपको मिल जाएगा प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें इस स्लाइड में लिखी हुई है। सबसे टॉप पे जाइए, वहाँ लिखा है इन मेटल्स इफ लोडिंग इज डन विद इन इलास्टिक लिमिट देन ओनली लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व विल रिमेन सेम, ठीक है, या कर्व्स आर सेम, जो मैंने बताया है। बट इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट देन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व आर डिफरेंट। हाउएवर अनलोडिंग कर्व इज पैरेलल टू इनिशियल कर्व ऑफ लोडिंग कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो कि जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल रहेंगे उनमें
अगर आप इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाहर जाओगे और फिर उसके बाद अनलोड करोगे तो वो कर्व हमेशा जो ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन को आप देखो, वो इलास्टिक लिमिट तक की जो लाइन थी उसको हम लोग ऑलमोस्ट लीनियर लाइन मानते हैं, तो उस लाइन के पैरेलल ही हम लोग अनलोड करेंगे। मटेरियल को हमेशा हम लोग उस लाइन के पैरेलल में अनलोड करेंगे। तो देखिए जो ओ ए लाइन का स्लोप है उसी के एग्जैक्टली पैरेलल हम लोग ने बीपी लाइन को अनलोड करते हुए दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ बताना क्या चाह रहा है, ये चीज़ सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि लोडिंग करिए चाहे अनलोडिंग कीजिए, दोनों टाइम पे जो आपका स्लोप है यानी जो आपका यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस क्यों मिलता है हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वही चीज़ है, यहाँ पे जो स्लोप निकलेगा वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिलेगा और वो हो जाएगा यंग मॉडुलस। ठीक, तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं इसलिए यंग मॉडुलस ओ ए लाइन का एग्जैक्टली सेम होगा बीपी लाइन का। और ये जो यंग मॉडुलस है, जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई अभी, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जब आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी स्ट्रेन डेवलप होता है किसी बॉडी के अंदर जब हम लोग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो स्ट्रेन होता है प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन, दोनों का जो समेसन रहेगा वो जाके आपको टोटल स्ट्रेन देगा। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में प्लास्टिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करना रहेगा, या बोलिए जो डिफॉर्म्ड होती है लेंथ उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो नीचे में मैंने न्यूमेरिकल के सबसे नीचे में जो पॉइंट लिखा है उसको देखो, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए कंपोनेंट का परमानेंट एलोंगेशन या टोटल एलोंगेशन की वैल्यू दे देगा, और उस कंपोनेंट की जो इनिशियल लेंथ है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लास्टिक स्ट्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेट करना रहता है, और इलास्टिक स्ट्रेन के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन ई, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। वाई का मतलब है यील्ड, तो यील्ड स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जो आपका यंग मॉडुलस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और हम लोग जानते हैं कि यंग मॉडुलस निकालने के लिए जो हमारा बीपी लाइन है वो एग्जैक्टली पैरेलल है जो ओ ए लाइन है, तो इसलिए दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, इसलिए जो ओ ए लाइन के अलोंग हमें स्लोप मिलेगा वही हम लोग यूज कर लेंगे बीपी लाइन के अलोंग। ठीक है, अब इलास्टिक रीजन जो है वो है हमारा बी पी क्यू रीजन, तो इस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर ले जाएंगे और फाइनली हम लोग प्लास्टिक स्ट्रेन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी पी क्यू कर्व है वो एग्जैक्टली सेम यूज होता है जब हम लोग स्प्रिंग बैक कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज होने वाली है, और इन सारी चीज़ों का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो सेम रहेगा। आप लोग गेट 2016 में एक क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई थिंक गेट 2015 का सेट 2 का क्वेश्चन था वो, उसको सॉल्व करना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो आपको डाउट आएगा, जो भी चीज़ें बची रह जाएंगी इस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, और जब LTQ सीरीज डिस्कस करेंगे उस टाइम पे भी हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मटेरियल फेल करने के बाद भी कुछ ना कुछ इलास्टिक रिकवरी करता ही करता है। ठीक है, जो हमने इलास्टिक स्ट्रेन का रीजन दिखाया है वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही होगा, चाहे आपका मटेरियल फेल भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जो भी ये इलास्टिक रीजन के आगे का रीजन है यानी जो प्लास्टिक रीजन है, क्या वो आपके लिए यूजफुल होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, बिल्कुल होता है। कहाँ यूज करते हो आप प्लास्टिक? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग मटेरियल का प्लास्टिक रीजन में यूज करते हो? तो देखिए जो भी आप लोग मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हो ना, हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहाँ करोगे ही करोगे। आपको कंपोनेंट का जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो तभी मिल पाएगा जब उसको प्लास्टिकली आप डिफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में कभी भी बहुत हाई फाई चीज़ नहीं पूछी जाती है, पूछी बहुत स्मॉल चीज़ें जाती हैं, लेकिन हम लोग वो सारी चीज़ें विजुलाइज करके नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटलनेस के बारे में। डक्टिलिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो सारे के सारे मटेरियल जिनमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% या 5% से ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी। ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज इट इज़ डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, इवन इसरो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बात की जाए ब्रिटलनेस की, तो वो सारे के सारे मटेरियल जिनके अंदर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और
यूजुअली जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो वीक इन टेंशन होते हैं, जबकि कंप्रेशन में वो लोग स्ट्रांग रहते हैं। वीक इन टेंशन का मतलब ये है कि जब आप ब्रिटल मटेरियल पे टेंशन फोर्स यानी टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके फेल होने के, इन कंपेरिजन विद कंप्रेशन एंड शियर फोर्स। वहीं बात की जाए डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल वीक था शियर फोर्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके पास दो सेम साइज के स्पेसिमेन हैं, एक है आपका स्टील का स्पेसिमेन और एक है आपका रबर का स्पेसिमेन। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा इनमें से ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो आपका आंसर हो सकता है आप सोचो कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रबर इन कंपेरिजन विद स्टील कम इलास्टिक रहता है, ठीक है। रबर की इलास्टिसिटी कम रहती है इन कंपेरिजन विद स्टील। क्यों? देखिए, जब हम लोग इलास्टिक पॉइंट की स्टडी कर रहे थे, जब हम लोग अपने मटेरियल को लोड करते करते इलास्टिक पॉइंट तक पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे हमको स्लोप मिल रहा था। स्लोप क्या था? आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो था, और उसी को हम लोग बोल रहे थे यंग मॉडुलस। तो जो आपका स्टील रहता है उस केस में यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन विद रबर। तो इसी कारण से जो स्टील रहता है वो ज़्यादा इलास्टिक रहता है इन कंपैरिजन विद रबर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग ब्रिटल मटेरियल में किस किस टाइप का फेलियर होगा अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग। जब हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे ब्रिटल मटेरियल पे तो कैसा फेलियर होगा, फिर जब हम उस पर कंप्रेशन लोड लगाएंगे तो कैसा फेलियर होगा। सिमिलरली जब हम लोग टॉर्सन टेस्ट करेंगे, जब ब्रिटल मटेरियल के अंदर टॉर्सन लगाते हैं तो किस टाइप का फेलियर होगा, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर स्लाइड जिनमें तीनों टाइप के फेलियर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और डक्टाइल मटेरियल के लिए ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। जिन्होंने वो नहीं कवर किया प्लीज़ उसको पढ़ लो, और इस पर्टिकुलर स्लाइड को भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल 6 केसेस, जो डक्टाइल में हमने 3 टाइप के फेलियर पढ़े थे और ब्रिटल में भी हम लोग 3 टाइप के फेलियर पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे में से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को एक जगह आप लोग के लिए लाकर रख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेंसाइल टेस्ट से। तो देख लीजिए, टेंशन टेस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे मैंने पी लोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट के दौरान जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है वो लोड की डायरेक्शन, जो पी लोड लगाया है उससे 90 डिग्री पे हमारा फेलियर प्लेन दिखेगा, ठीक है। आप देख लो, पर्टिकुलर स्क्वायर बार के अंदर जो रेड कलर की वर्टिकल लाइंस है उसी के अलोंग हमारा ब्रिटल मटेरियल फेल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं कंप्रेशन टेस्ट की। तो देखिए, कंप्रेशन टेस्ट के राइट में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पी लोड लगा रहे हैं हम लोग। तो कंप्रेशन टेस्ट में कैसे फेल कर रहा है? कंप्रेशन टेस्ट में 45 डिग्री के जो प्लेन है उस पर फेल करेगा, यानी कि जो हमारा फेलियर प्लेन है वो एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, ठीक है, 45 डिग्री पे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्सन टेस्ट की। तो देखिए, टॉर्सन टेस्ट में जो फेलियर होता है ब्रिटल मटेरियल में वो होता है हेलिकॉइडल फेलियर। देख सकते हैं आप लोग, मैंने डायग्राम बनाया है, और ये हेलिकॉइडल फेलियर भी 45 डिग्री के प्लेन पे होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं फेलियर प्लेन की, ये फेलियर प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होती है? वो एक्सिस जिसके अलोंग फोर्स लग रहा होता है, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग ने डक्टाइल मटेरियल के केस में अच्छे से सीखी हुई हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है डिफरेंट मटेरियल के लिए अंडर टेंशन टेस्ट। इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिए, जो मैंने यहाँ टेंशन टेस्ट लिखा है उसके लिए ही ये सिर्फ कर्व है, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट बनाओगे तो वहाँ कुछ और चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं इसको आप लोग याद कर लो, क्योंकि जब आप BARC के इंटरव्यू में जाओगे या इसरो के इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ आपको बोलेगा कि भाई ग्लास का आप बना के दिखा दो मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपको एक कंपैरिजन स्टडी पता होना जरूरी है। वो लोग यही देखते हैं आपके अंदर कि आप कितना कोरिलेट करके पढ़ रहे हो। और जो सबसे नीचे में है, सबसे नीचे में जो मैंने कर्व बनाया है रबर का, वो देखिए, रबर का कर्व भी आप लोग अच्छे से याद कर लो। रबर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जिसको हम लोग नॉन इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, और रबर के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वहाँ पे हमको हिस्टेरिसिस लॉस मिल रहा था, ठीक है। आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि
कि रबर के केस में लोडिंग और अनलोडिंग जो कर्व था उसके बीच में डिफरेंस आ रहा था, और पर्टिकुलर जो एरिया लोडिंग और अनलोडिंग के बीच का था उसी को हम लोग बोल रहे थे हिस्टेरिसिस लॉस, यानी कि हीटिंग वहाँ क्रिएट हो रही थी, इसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रिफिथ क्राइटेरिया। ग्रिफिथ का जो क्राइटेरिया था वो ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए आया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कहीं पे भी ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, इवन कोचिंग्स में भी ये सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में और आपके इसरो का तो इसी साल पेपर जो था उसमें आया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है ग्रिफिथ का क्राइटेरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रिफिथ साहब की जो स्टोरी थी वो क्रैक से रिलेटेड आई थी। जो भी हमारे मटेरियल के अंदर क्रैक्स फॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड थी हमारी ग्रिफिथ साहब की थ्योरी। तो देखिए, ग्रिफिथ साहब की थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रैक की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो हमको मालूम है कि किसी मटेरियल के अंदर जब हम लोग लोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर होना चालू हो जाती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वो एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर करते चले जाएंगे, ऐसे स्टोर करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो मटेरियल की टफनेस थी उससे भी ज़्यादा हमने मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि फ्रैक्चर पॉइंट तक हमारे टफनेस मिलती है, उस फ्रैक्चर पॉइंट से हम आगे बढ़ गए, हमने लोडिंग करते करते उस फ्रैक्चर पॉइंट के आगे बढ़ गए, तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वो इतनी हाई हो जाएगी कि टफनेस जो मटेरियल की थी उससे भी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि छोटे छोटे से माइक्रो क्रैक्स पॉइंट के फॉर्म में बनना चालू हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट क्रैक्स हैं ये धीमे धीमे क्रैक के फॉर्म में प्रोपोगेट करना चालू होते हैं। तो यही चीज़ पकड़ ली ग्रिफिथ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये क्रैक जो प्रोपोगेट हो रहे हैं, क्या इनको हम रोक सकते हैं? देखिए, उनका लॉजिक ये था कि कोई भी चीज़ प्रोपोगेट होगी या चलेगी तो उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्रैक्स आगे बढ़ रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे क्रिस्टल से या यूनिट सेल से कुछ ना कुछ एनर्जी लेके ही चल रहे होंगे। तो उसी एनर्जी के बारे में इन्होंने अपना डिस्कशन दिया, या बोलिए अपना थ्योरी दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक यूनिट सेल बनाया हुआ है। बेसिकली आप इसको प्लेट भी समझ सकते हो, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें मटेरियल साइंस में यूनिट सेल से लेकर स्टडी करते हैं। तो आप समझ लो इस यूनिट सेल के अंदर एक छोटा सा जो क्रैक मैंने दिखाया है, लेट्स से क्रैक की लेंथ है 2a और जो b है हमारा वो है विड्थ ऑफ क्रैक, या बोलिए थिकनेस ऑफ क्रैक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस यूनिट सेल की जगह हम लोग प्लेट की बात करें तो प्लेट की विड्थ और प्लेट की थिकनेस b है। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल E जो है वो हमारा इस मटेरियल का यंग मॉडुलस है। ठीक है, और गामा जो है वो है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फ्रैक्चर सरफेस। पर यूनिट एरिया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ग्रिफिथ साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी हमारा क्रैक आगे बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं से इस क्रिस्टल से ही एनर्जी ले रहा होगा। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल लॉजिकल थी। तो जब उन्होंने अपनी थ्योरी की एनालिसिस की तो उसमें समझ में आया कि जो क्रैक है वो बेसिकली क्रिस्टल से मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी सोचा कि जो क्रैक फॉर्म हो रहा है, पैरेलली कोई क्रैक फॉर्म होगा तो उसके अंदर भी तो कोई ना कोई एनर्जी डेवलप हो रही होगी ना। क्रैक आप खुद ही सोचो, जैसे क्रैक बन रहा है तो क्रैक जैसे बनेगा तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी। तो वही एनर्जी को उन्होंने सरफेस एनर्जी के नाम दिया, और ये सरफेस एनर्जी को उन्होंने डेल्टा यूएस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बेसिकली चेंज इन सरफेस एनर्जी को डेल्टा यूएस से रिप्रेजेंट किया, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को डेल्टा यूएम से रिप्रेजेंट किया। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे राइट में रेड कलर से मैंने लिखा है डेल्टा यू आर इक्वल टू डेल्टा यू एम प्लस डेल्टा यू एस। एम का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, एस का मतलब है सरफेस एनर्जी, और आर का मतलब है रिजल्टेंट। ठीक है, टोटल कितनी एनर्जी इस पर्टिकुलर क्रैक फॉर्मेशन में हो रही होगी वो थी हमारी डेल्टा यू एम प्लस डेल्टा यू एस। डेल्टा यू एम निगेटिव होने वाली है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा क्रैक यूटिलाइज कर रहा है प्रोपोगेशन के लिए। जब प्रोपोगेट कर रहा है यानी कि क्रैक हमारा भाग रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करके आगे बढ़ रहा है। और जो सरफेस एनर्जी है वो कैसे क्रिएट हो रही है? एक्चुअली में जो क्रैक फॉर्म कर रहा है तो उससे एक एनर्जी डेवलप हो रही है।
क्रैक जब फॉर्म करेगा तो एक एनर्जी डेवलप हो रही है, तो वही एनर्जी है सरफेस एनर्जी, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगी। तो देख लीजिए सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रिफिथ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल एनर्जी निकल के आई थी क्रैक फॉर्मेशन के कारण, वो थी माइनस टाइम पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस। बी क्या था? बी था हमारा क्रिस्टल का, या बोलिए उस पर्टिकुलर प्लेट का, या बोलिए जो हमारा क्रैक था उसकी विड्थ बोल लीजिए या थिकनेस बोल लीजिए, ठीक है। और जो ए है वो क्या है? हाफ ऑफ क्रैक लेंथ 2a था, उसका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा a, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे जैसे क्रैक फॉर्म करेगा तो आपकी सरफेस एनर्जी क्रिएट होगी। तो देखिए मैंने सरफेस एनर्जी का जो टर्म्स लिखा है, आप लोग सबसे लेफ्ट में आ जाओ, जो गामा को मैंने सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखा है। तो हम लोग को मालूम है कि जो भी आपका क्रैक फॉर्म होगा उसके ऊपर एक सरफेस और उसके एक नीचे दो सरफेस डेवलप होंगी, तो 2 टाइम्स इंटू गामा क्या था? गामा था हमारा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो 2 इंटू गामा इंटू एरिया की हमने 2a इंटू बी। फ्रेंड्स इसको एज इट इज़ आप लोग याद कर लो, क्योंकि इसका कोई और लॉजिक नहीं है, ये ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से सारी चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको एक याद करने का भी छोटा तरीका बता दिया है, ठीक है। तो 2 टाइम्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रैक की 2 सरफेस है, एक टॉप वाली एक बॉटम वाली, तो इसलिए 2 टाइम्स किया। फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो इसलिए एरिया को हमने मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमको मिल जाएगा सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी इन्हीं दोनों का सम हो जाएगी, जो हमारी मैकेनिकल है और जो हमारी सरफेस एनर्जी है। अब हमने इसको ड्रॉ किया कर्व में। तो देखिए कर्व को ड्रॉ करते समय जो हमारी वाई एक्सिस थी उसको हमने लिया एनर्जी, जो ग्रिफिथ की एनर्जी थी उसको लिया, और जो हमारी एक्स एक्सिस थी उसको हमने लिया क्रैक साइज यानी कि ए, ठीक है। एक्चुअली में आपकी जो क्रैक साइज की लेंथ थी वो 2a थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग a ले रहे हैं, हाफ ऑफ द क्रैक साइज, ठीक है। तो जैसे हमने कर्व ड्रॉ किया सरफेस एनर्जी के लिए, क्योंकि सरफेस एनर्जी पॉजिटिव थी तो वो ऊपर की तरफ चली गई, और जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो निगेटिव थी, इसलिए वो नीचे की तरफ आ गई। अब इन दोनों का कंबाइंड कर्व हमने रिजल्टेंट में जब बनाया तो जो रेड कलर का कर्व है वो हमें मिल रहा है, और उस रेड कर्व में जब आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो हमारा क्रैक साइज AC है, जब हमारा क्रैक साइज AC है उस टाइम पे जो एनर्जी है, जो ग्रिफिथ की टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने एक कंसेप्ट बताया, उन्होंने बोला कि अगर आपका क्रैक साइज, क्रिटिकल क्रैक साइज AC जो है ना, उसमें जो C है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल साइज, तो जब भी आपका क्रैक साइज की लेंथ क्रिटिकल क्रैक साइज के लेंथ से कम रहेगी, उस टाइम पे हम लोग क्रैक के प्रोपोगेशन को, जो क्रैक प्रोपोगेट कर रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रिफिथ साहब ने फिर से टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्रैक साइज, तो उनको एक कंडीशन मिली, वो थी AC इक्वल टू 2EY अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। जो AC है वो क्या बता रहा है? क्रिटिकल क्रैक साइज कितना होगा? इक्वल टू 2 टाइम्स इलास्टिक मॉडुलस इनटू सरफेस एनर्जी गामा, या इसको आप लोग S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई पाई सिग्मा स्क्वायर। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को 4 से 5 स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका डिफरेंट वेरिएशन आप लोग फिगर 1 फिगर 2 में देख सकते हो। बेसिकली ये डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन है सेम चीज़। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग फिगर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिगर 1 में जो ग्रीन कलर का कर्व आपको दिख रहा होगा उसके लेफ्ट साइड में जितना भी रीजन है वो सेफ रीजन होगा। सेफ रीजन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी हमारा क्रैक फॉर्म करेगा वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा अगर इस रीजन के अंदर रहेगा, और इस ग्रीन कलर के रीजन के आगे का कोई रीजन रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारा क्रैक प्रोपोगेट करने लगेगा। और जैसे ही आपका क्रैक प्रोपोगेट करने लगेगा तो आपको अनसेफ कंडीशन या बोलिए फेलियर की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ बताई थी ग्रिफिथ साहब ने। उन्होंने बोला था कि जो आपकी क्रैक लेंथ है और जो आपका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ यानी कि जो सिग्मा है, उनमें क्या रिलेशन हम लोग सेट कर दें कि ये जो क्रैक प्रोपोगेशन है उसको हम लोग रोक पाएं। तो उसी के लिए ये थ्योरी थी। तो अब आप लोग फिगर 1 में देखो, फिगर 1 में क्या होगा, आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो आपको पता रहेगी, लेकिन उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या क्रैक साइज हो हमारा कि जो मैक्सिमम या बोलिए क्रिटिकल क्रैक साइज है उससे कम वैल्यू हम लोग रखें, जिससे हमारा जो क्रैक का प्रोपोगेशन है उसको हम लोग रोक सकें।
तो वही जो AC है इसको हम लोग फिगर 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग आ जाओ फिगर 2 में। तो फिगर 2 में आपको गिवन रहेगा क्रैक लेंथ, यानी क्रैक लेंथ आपको पता रहेगी और उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम सिग्मा यानी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी रहेगी कि वो स्ट्रेस की वैल्यू जब तक आप लोग क्रैक के प्रोपोगेशन को रोक सकते हो, मैक्सिमम कितनी सिग्मा की वैल्यू हो सकती है जब तक आप लोग क्रैक के प्रोपोगेशन को रोक सकते हो। तो उसी को हम लोग ने बोला है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ यानी सिग्मा एफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्रैक लेंथ की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, तो आप लोग वाई एक्सिस में क्रैक लेंथ को मार्क कर लो और उससे एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो और आपको एक जो सेफ लिमिट है वो पता है, तो उसको जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको फेलियर मिलना चालू हो जाएगा या बोलिए क्रैक का प्रोपोगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये ब्राउन कलर का कर्व है उस पे जब ये ए जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग वाली हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगी वही होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, और उस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब आप लोग एक्स एक्सिस में आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है जो कि मैंने टॉप में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, AC इक्वल टू 2EY अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर। जब आपको AC गिवन रहेगा तो आपको सिग्मा मिलेगा, जब आपको A गिवन रहेगा तब आपको सिग्मा F यानी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। देखिए होता क्या है, कुछ हमारे डक्टाइल मटेरियल जो रहते हैं वो ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमारे डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो पहली कंडीशन है लो टेम्परेचर। जब आप लोग सब जीरो कूलिंग करोगे या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जाओगे तो डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह काम करने लगेगा। सिमिलरली जो स्ट्रेन रेट होता है उसकी वैल्यू अगर हाई हो जाएगी तो उस टाइम पे भी आपका डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो स्ट्रेन रेट है इसको हम लोग मेटल फॉर्मिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना आप समझ लो कि स्ट्रेन रेट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम। सिंपल है, आपको ये चीज़ें आती हैं। अब तीसरी बात सरफेस नॉचेस। जब सरफेस नॉचेस बहुत ढेर सारे प्रेजेंट रहेंगे उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी डक्टाइल मटेरियल तुरंत फेल करने लग जाएगा ड्यू टू नॉचेस। नॉचेस के कारण क्या होगा, जो आपके क्रैक हैं वो बहुत तेजी में प्रोपोगेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने रेड कलर से नीचे में डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें एक नॉच को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथी कंडीशन है सडन क्वेंचिंग। सडन क्वेंचिंग को ऑलरेडी हम लोग ने मटेरियल साइंस में जब अनिलिंग के बाद हम लोग ने हार्डनिंग प्रोसेस को कवर किया था तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब पांचवा क्या है, पांचवा है वॉइड्स। जब इंटरनल वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा कि जो एटॉमिक पैकिंग होती है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वॉइड्स के प्रेजेंट होने के कारण एटॉमिक पैकिंग जो होती है वो लो हो जाएगी और इसके कारण भी आपके डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। और सबसे लास्ट वाला क्या है, तो देखिए लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड और नाइट्राइट फेजेस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो भी हम लोग ने सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस पढ़ा था उसमें जो कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग ये सारी चीज़ें थी, ये लोग यही काम करती थी। क्या करती थी, मटेरियल के आउटर लेयर पे कार्बाइड फेज और नाइट्राइट फेज को बढ़ा दे रही थी और इससे जो हमारा मटेरियल था वो हार्ड होता जा रहा था। सरफेस की जो हार्डनेस थी वो बढ़ती जा रही थी और उससे क्या होता है, हमको मालूम है कोई मटेरियल अगर बहुत हार्ड है तो वो बहुत ब्रिटल होता चला जाता है। सेम चीज़ है कि आपका डक्टाइल मटेरियल जो है वो ब्रिटल की तरह बिहेव करने लगेगा जब कार्बाइड और नाइट्राइट फेजेस हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जितने भी मेटल बिहेवियर हमने डिफरेंट कंडीशन के लिए बनाए हुए हैं वो आपको एज इट इज़ याद होने जरूरी हैं। आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड को स्टॉप करके अच्छे से नोट डाउन कर लो सारे के सारे कर्व, और अगर आप लोग को कर्व याद रहेंगे तो वो आपको एग्जाम में बहुत काम देंगे। हर एग्जाम में घुमा फिरा के ये कर्व पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फिगर 5 है ये ऑलरेडी गेट 2018 के सेट 1 में आई थिंक आया हुआ है, ठीक है। इवन जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे भी ये सारे कर्व पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर 1 से। फिगर 1 में क्या है, सिर्फ स्ट्रेन एक्सिस पे आपको एक लाइन दिख रही है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिस पे आप थोड़ा सा भी स्ट्रेन दोगे तो वो चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ही खासियत होती है हमारे फ्लूइड्स के अंदर। तो जो भी आपका आइडल फ्लूइड्स होगा वो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। अब आ जाइए फिगर 2 में, आइडल सॉलिड यानी परफेक्टली रिजिड। तो देखिए जो हमारे परफेक्ट सॉलिड चीज़ें होती हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन ना हो। तो आप देखिए कोई भी उसके अंदर जो हमारा कर्व है उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
तो स्ट्रेन का प्रेजेंट ना होना क्या बता रहा है कि हमारा जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, परफेक्टली रिजिड है, उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ फिगर 3 में। फिगर 3 क्या है? लीनियर इलास्टिक कर्व। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसमें जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट था वो यही पॉइंट था। ठीक है, तो यही है आपका लीनियर इलास्टिक कर्व। तो अब आप लोग आ जाओ फिगर 4 में। फिगर 4 है नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व। तो हमको मालूम है कि जो भी कर्व हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन में ड्रॉ करते थे तो उसमें जो प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे की कर्व था वो पूरा का पूरा हो जाता था नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब आ जाइए फिगर 5 में। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये क्या है? ये आपका इलास्टोप्लास्टिक रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा इलास्टिक लिमिट के आगे का रीजन था वो पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन था, और इलास्टिक रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कर्व बन रहा है इसमें क्या है? आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो इलास्टिक लिमिट के आगे का कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग टाइप का है। ठीक, अब ये इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या चीज़ होती है? हम लोग ने ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो उसी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपके मटेरियल के अंदर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जा रही है, इसीलिए इस कर्व का स्लोप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। अब आ जाइए आप लोग फिगर 6 में। फिगर 6 है इलास्टोप्लास्टिक और विस्कोप्लास्टिक मटेरियल का। तो इसमें क्या होता है? जैसे फिगर 5 में क्या हो रहा था कि इलास्टिक लिमिट के आगे ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग हमारे कंपोनेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, इसलिए हमको वहाँ इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा था। लेकिन अगर आपके कंपोनेंट की स्ट्रेंथ ना बढ़े तो क्या होगा? वो उसी इलास्टिक लिमिट पॉइंट के आगे फ्लैट जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे फेल हो जाएगा। तो यही चीज़ आपका बता रहा है विस्कोप्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब आ जाइए फिगर 7 में। वो है आपका परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब ही है कि वहाँ कोई भी इलास्टिक रीजन नहीं प्रेजेंट रहेगा और स्ट्रेन हार्डनिंग हो नहीं रही है, तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के अलोंग इसका फेलियर हमें दिखेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जो भी आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, जो इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन हार्डनिंग में मिलेगा, नहीं तो जो भी प्लास्टिक रीजन का स्लोप रहेगा वो एक फ्लैट रहेगा, फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर के 4 तो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन जो 5वां 6वां और 7वां था उसमें डाउट रहता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया स्ट्रेन हार्डनिंग में आपका स्लोप इंक्रीजिंग रहता है, और बाकी में जब भी प्लास्टिक रीजन आएगा तो वो एक फ्लैट कर्व आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब क्रीप के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे टॉप पे मैंने क्रीप की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्रीप इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो क्रीप से क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ठीक, क्रीप इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ आपको रिकॉर्ड करने को मिलेगा, यानी कि आपको जो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ धीमे धीमे देखने को मिलेगा। कब? जब आप किसी बॉडी पे कांस्टेंट लोडिंग लगा के रखोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है फैन। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फैन का डायग्राम राइट हैंड साइड में मिडिल में बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमको मालूम है फैन को हम लोग एक रॉड के सहारे हैंग करते हैं, रॉड के सहारे हैंग करके रखते हैं। तो क्या होगा कि जो फैन का वेट है वो इस रॉड पे कंटिन्यूअसली इस रॉड को खींच रहा होगा। तो तुरंत तो हमें इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आफ्टर 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स या जैसी इस रॉड की स्ट्रेंथ होगी तो इसमें हमें थोड़ी सी इलोंगेशन देखने को मिलेगी। और ये इलोंगेशन हमें देखने को मिल क्यों रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने रॉड पे कंटिन्यूअसली फैन का जो वेट है वो लगा रखा है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये जो रॉड है वो एलोंगेट करना चालू कर देगी। तो यही इफेक्ट है हमारा क्रीप। ठीक है, और ये जो डिफॉर्मेशन होगा ये कभी भी आप वापस नहीं ला सकते हो। जो फैन के वेट के कारण हमारी रॉड एलोंगेट कर जाएगी उसको हम लोग वापस नहीं पा सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है क्रीप इज अ प्लास्टिक इन नेचर एंड आफ्टर लोड रिमूवल मोस्ट ऑफ द क्रीप डिफ्लेक्शन इज नॉन रिकवरेबल। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्रीप के कारण जो हमें डिफॉर्मेशन मिलता है, यानी जो स्ट्रेन है, उसको अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो हमको 3 रीजन मिलेंगे। आप लोग सबसे नीचे में जो मैंने कर्व बनाया है उसमें देख सकते हो कि टोटल 3 रीजन मिल रहे हैं। तो पहला जो रीजन है यानी स्टेज 1 उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन में स्टार्टिंग में हमारा स्ट्रेन रेट घटता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज या सेकंड रीजन इसको हम बोलते हैं स्टीडी क्रीप,
यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में टाइम के साथ हमारा स्ट्रेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑलमोस्ट। ठीक, अब तीसरा जो रीजन है या तीसरी स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड एलोंगेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेन है वो टाइम के साथ बहुत तेजी में बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा कि ट्रांजिएंट क्रीप के कंडीशन में स्ट्रेन रेट पे क्या इफेक्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिएंट क्रीप हमें फर्स्ट रीजन में मिलता है और फर्स्ट रीजन के अंदर जो हमारा स्ट्रेन रेट है वो घटता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छे से इस पर्टिकुलर कर्व को याद कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और इंटरव्यू में आपसे जब क्रीप के बारे में पूछेगा तो आप लोग यही फैन वाले एग्जाम्पल को बता देना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्रीप पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। जैसे जैसे हम लोग लोड का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के बाद जो आपका क्रीप का इफेक्ट है वो बहुत तेजी में दिखने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली टाइप्स ऑफ लोड, अगर आपका लोड का टाइप वेरी कराओगे, स्टैटिक लोड में तो आपको धीमे धीमे क्रीप पे इफेक्ट दिखेगा, लेकिन अगर कोई डायनेमिक लोड है तो वहां पे क्रीप का इफेक्ट तेजी से आपको नजर आएगा। सिमिलरली टाइम और एज, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, टाइम के साथ तो क्रीप का इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, और लास्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने कर्व बनाया है उससे देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जो आपका क्रीप का कर्व है वो ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है। यानी कि जो 3 रीजन्स आपको पहले मिल रहे थे वो और ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं, या बोलिए आपको तीनों रीजन क्लोज आते हुए दिखने लगेंगे जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो क्रीप है उसका इफेक्ट हमें बहुत तेजी से दिखने लग जाता है। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते चले जाएंगे और हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा किसी पर्टिकुलर मटेरियल के, जो मेल्टिंग पॉइंट है, लेट से आपका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1539 डिग्री सेल्सियस, तो अराउंड 750 डिग्री पे जब ये पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे जो क्रीप हमको मिल रहा होगा वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। यानी कि जो क्रीप का इफेक्ट है वो बहुत तेजी में हमें दिखेगा और वो क्रीप अनकंट्रोलेबल हो जाएगा हमारे लिए। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस टेम्परेचर। ये पर्टिकुलर टर्म एज इट इज आप लोग याद कर लो, होमोलॉगस टेम्परेचर किसे बोलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि होमोलॉगस टेम्परेचर होता क्या है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर किसी वायर के अंदर सिग्मा नॉट स्ट्रेस है और उसको हम लोग दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में टेंशन की कंडीशन में रख दें तो क्या होगा, समय के साथ क्रीप इफेक्ट के कारण ये जो इनिशियल सिग्मा नॉट था यानी जो इनिशियल स्ट्रेस था वो समय के साथ कम होने लग जाता है। और इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस हमारे वायर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था स्टार्टिंग में वो रिड्यूस हो गया ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं फटीग की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग 1 से लेके 100 तक की जो नंबर्स हैं उसको एक बार लिख डालिए। ठीक है, फिर से मैं बोलूं कि आप लोग फिर से 100 से लेके 1 तक के नंबर लिख डालो। सेम चीज़ मैं बार बार आपसे बोलूं तो क्या होगा, आपको एक बोर्डम लगेगा, आपको एक फटीग होने लगेगा माइंड में। क्यों हो रहा है ये चीज़, क्योंकि जब आप लोग रिपीटिटिव काम बार बार करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, दिमाग में एक फटीग होने लगता है। सेम चीज़ मटेरियल के साथ भी होती है। जब हम लोग मटेरियल पे साइक्लिक लोडिंग लगाएंगे, पहले एक बार बढ़ा देंगे फिर उसके बाद घटा देंगे, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ा देंगे लोड, फिर घटा देंगे, तो अगर ऐसे ही करते रहेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, एक साइक्लिक फॉर्म में लोड का वेरिएशन हम कराते चले जाएंगे, तो जो स्टैटिक लोडिंग में होता था कि हमारा मटेरियल यील्ड पॉइंट के बाद फेल करता था, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस साइक्लिक लोडिंग के कारण हमारा मटेरियल यील्ड पॉइंट से पहले भी फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लोड 2 टाइप के थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक लोड, फिर दूसरा था हमारा डायनेमिक लोड। तो डायनेमिक लोड के अंदर 2 पार्ट थे, पहला इम्पैक्ट लोड और दूसरा साइक्लिक लोड। तो यही है साइक्लिक लोड जो कि एक टाइप का डायनेमिक लोडिंग है। ठीक है, और अभी तक जिस लोड की हम लोग बात करते थे वो सारे के सारे स्टैटिक लोड थे। और जितनी भी रनिंग कंडीशन में हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं या जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें रनिंग कंडीशन में होती हैं। और रनिंग कंडीशन में क्या होता है, आपके स्टैटिक लोड कम डेवलप होते हैं इन कंपेरिजन विद डायनेमिक लोड। रनिंग कंडीशन के अंदर या बोलिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीज़ें डायनेमिक लोड से डील की जाती हैं। इसीलिए जो भी चीज़ हम लोग मशीन डिजाइन में डिजाइन करते हैं वो फटीग और इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है फटीग
और इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मशीन डिजाइन में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप लोग एक बेसिक के तौर पे इस चीज़ को समझ लीजिए कि फटीग लोड जो होगा वो हमेशा साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक का मतलब आप समझ रहे हो एक साइकिल के फॉर्म में, और रिवर्स का मतलब है कि उल्टा उसी डायरेक्शन में हम लोग फिर से साइक्लिक लोडिंग कर दें तो क्या होगा, मटेरियल के अंदर फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर क्रैक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो क्रैक धीमे धीमे जैसे उसको एनर्जी मिलती जाएगी वो प्रोपोगेट होता जाएगा और फाइनली आपका मटेरियल फेल कर जाएगा। तो ये फटीग फेलियर में एक दिक्कत ये है कि आपका मटेरियल यील्ड पॉइंट से पहले भी फेल हो जाता है। ठीक है, और वहीं बात की जाए स्टैटिक लोडिंग की, तो स्टैटिक लोडिंग में चीज़ें फेल होती थी हमारे यील्ड पॉइंट के बाद। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई मेटेलिक की छोटी सी स्ट्रिप है, छोटी सी पतली सी स्केल है आपके पास, तो उसको आप लोग बार बार घुमाओगे, ऊपर नीचे करोगे, तो क्या होगा कि वो एक टाइम पीरियड तक ही उस लोड को बर्दाश्त कर पाएगी और उसके बाद वो फेल हो जाएगी, यानी जो आपकी रूल बार है वो टूट जाएगी। और टूटेगी कैसे फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो क्रैक फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है सेम वे में ये टूटेगी। हमारा जो मटेरियल पे फोर्स बार बार लगाएंगे तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जब ये स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हुई है वो मटेरियल की टफनेस से ज़्यादा हो जाएगी, उस टाइम पे मटेरियल के अंदर क्रैक फॉर्म होगा और वो क्रैक धीमे धीमे प्रोपोगेट होते हुए एक फ्रैक्चर का काम कर देगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि फटीग के अंदर साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग लगाने से फेलियर जनरेट हो रहा है। तो कितनी ऐसी नंबर ऑफ साइकिल्स आप किसी कंपोनेंट में लगाओ जिसके बाद वो मटेरियल फेल हो जाए, इसी को हम लोग बोलेंगे इंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस को इंड्योर करने की क्षमता है अंडर साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग। ठीक, और जो हमारा फटीग फेलियर होगा वो एक ब्रिटल टाइप का फेलियर है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी टाइप की यील्डिंग हमें मटेरियल के अंदर देखने को नहीं मिलती है और हमारा मटेरियल सडनली फेल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी आपको बता दी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग इंड्योरेंस लिमिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग ने बेसिक आइडिया ऑलरेडी ले लिया है कि जो फटीग फेलियर होता है उसमें क्या होता है, किसी कंपोनेंट पे हम लोग साइक्लिक लोडिंग लगा रहे होते हैं, तो कितना नंबर ऑफ साइकिल्स एक मटेरियल सस्टेन कर सकता है फेल होने से पहले, उसी को हम लोग बोलेंगे इंड्योरेंस लिमिट। यानी कि कोई मटेरियल कितना नंबर ऑफ साइकिल्स को इंड्योर कर सकता है, उसी को बोलेंगे इंड्योरेंस लिमिट। तो देखिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर अकरेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स। तो देखिए, हम लोग 10 की पावर 6 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स मानते हैं। 10 की पावर 6 को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल इसलिए मानते हैं फ्रेंड्स, हमको एक स्टैंडर्ड सेट करना रहता है। तो हमारे हिसाब से अगर कोई कंपोनेंट 10 की पावर 6 साइकिल्स को अचीव कर ले रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी इनफाइनाइट लाइफ तक जी पा रहा है, उसकी जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती थी वो वहां तक जा सकता है। तो एज अ रेफरेंस, जैसे कारनॉट को हम लोग 100 मानते हैं ना, वैसे ही हम लोग 10 की पावर 6 साइकिल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल मानते हैं अपने मशीन डिजाइन में या अपने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए, जो भी इंड्योरेंस लिमिट होती है उस चीज को हम लोग एसएन कर्व में देखते हैं। आप लोग देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर से एसएन कर्व को बनाया है, और मशीन डिजाइन में जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो लॉग बेस में पढ़ेंगे, लॉग 10 बेस एस और लॉग 10 बेस एन कर्व। ठीक है, एस हो गया आपका स्ट्रेंथ और एन हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, मैंने जितनी चीजें हैं आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और इससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन है, जो भी log 10 बेस एस log 10 बेस एन से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम लोग मशीन डिजाइन जब कवर करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका बेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी डेप्थ में सारी चीज़ों को बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि फटीग लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सरफेस फिनिश। जो हमारे पास वर्कपीस रहेगा उसकी अगर सरफेस फिनिश अच्छी कर दी जाए तो किसी भी टाइप का हिंड्रेंस प्रेजेंट नहीं रहेगा या डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं प्रेजेंट रहेगी, तो जो हमारे मटेरियल में क्रैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी फटीग लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ग्रेन साइज की बात की जाए तो ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में सीखा हुआ है कि किसी मटेरियल के अंदर
जितने ज़्यादा ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे, जितनी ज़्यादा ग्रेन बाउंड्रीज रहेंगी, उतना ज़्यादा डिसलोकेशन को मूव करने में टाइम लगेगा और उतनी ही हमारी फटीग लाइफ बढ़ जाएगी। रेजिडुअल स्ट्रेस की बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स, किसी कंपोनेंट के अंदर अगर हम लोग किसी कारण से भी कंप्रेसिव स्ट्रेस को डेवलप कर दें तो वो स्ट्रेस आपके क्रैक की, जो हमारा क्रैक प्रोपोगेट कर रहा होता है, उसको ब्लॉक कर ले जाएगा। ठीक है, उसको फंसा लेगा अपने पास और जाने नहीं देगा। तो क्या करेगा, क्रैक को क्लोज करने की कोशिश करते हैं ये कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और डबल स्टार मार्क करके इसको आप लोग हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट। तो अगर हम लोग अपने मटेरियल को कोरोजन रेजिस्टिव बना ले या कोरोजन ना होने दें उसका, तो भी हमारा फटीग लाइफ कंपोनेंट का बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से रेजिडुअल स्ट्रेस पे आते हैं। वहाँ पे हमने बताया था कि अगर किसी मटेरियल के अंदर या किसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग रेजिडुअल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस को डेवलप कर दे तो क्या होगा, जो क्रैक प्रोपोगेट कर रहा था उसको ये कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्रैक मूव नहीं कर पाता है। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने चॉपस्टिक्स को देखा होगा। अगर चॉपस्टिक्स को नहीं देखा है तो आप लोगों ने प्लास्टिक के जो स्पून्स आते हैं, जो हम लोग शादियों वादियों में जाते हैं तो जो आइसक्रीम खाने के लिए रहता है चम्मच, वो आपने देखा होगा। तो उसको अगर आप लोग दोनों एंड से पकड़ के थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बीच से टूट जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जहाँ से वो टूट रहा वहाँ पे आप लोग पकड़ के रखो और साइड से फोर्स लगाओ तोड़ने के लिए, तो क्या टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि आपने वहाँ पे जहाँ से वो टूट सकता था वहाँ पे आपने कंप्रेशन फोर्स लगा के रखा हुआ है। सेम चीज़ होती है हमारे मटेरियल के अंदर। अगर हम लोग मटेरियल के अंदर किसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस को डेवलप कर दें तो हम लोग देखते हैं कि जो क्रैक इजिली प्रोपोगेट हो रहा था वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हमारे कंपोनेंट की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं, कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस, इसको हम लोग शॉर्ट पिनिंग, बर्निशिंग और हैमरिंग के हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग मशीन डिजाइन में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। सबसे पहला है, जो स्ट्रेस हमारा फ्रैक्चर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रप्चर और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। सिमिलरली, जो स्ट्रेस हमारे अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रहता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सिमिलरली, यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को बोलेंगे यील्ड और इलास्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं बस्टिंग स्ट्रेंथ की। देखिए, होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी मटेरियल के अंदर तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो उस टाइम पे जो हमारा मटेरियल है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जब तक वो फेल नहीं करेगा, उस स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे बस्टिंग स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करने वाले हो। ठीक है, अब बात करते हैं बॉसिंगर इफेक्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जब इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, जब हम लोग फटीग की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, साइक्लिक लोडिंग लगा रहे थे। तो सेम चीज़ है बॉसिंगर इफेक्ट में भी। किसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है जब उस पर साइक्लिक लोडिंग लगाई जाती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं बॉसिंगर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कोएक्सिंग की। कोएक्सिंग ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आया हुआ है। तो देखिए, कोएक्सिंग क्या होता है, इंप्रूविंग द फटीग रेजिस्टेंस। फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ाने का एक तरीका है। कैसे? इंप्रूविंग द फटीग रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स may be improved by under stressing followed by a process of gradually increasing the amplitude of alternating stress in small increments। ठीक है, सेम चीज़ है जैसे हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कर रहे थे, जैसे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कर रहे थे मटेरियल के अंदर, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। कोएक्सिंग में हम लोग अंडर स्ट्रेसिंग से मटेरियल की लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एज इट इज़ याद कर लो, ये आ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर फटीग और क्रीप में डिफरेंशिएशन है जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको वीडियो को पॉज करके देख लो, और कोई पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, और वहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।